हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं आगे के चैप्टर में जो नजर आ रहा है LCR। तो कल के वीडियो में आपने क्या देखा बच्चों? आर के बारे में देखा, शुद्ध प्रतिरोध और शुद्ध प्रेरकत्व, और दूसरा क्या देखा? संधारित्र, शुद्ध संधारित्र युक्त परिपथ। इन तीनों को अलग अलग आपने मान ज्ञात किया, इनके बारे में शक्ति के बारे में जाना, उसके बाद औसत शक्ति के बारे में जाना, उसके बाद में कलांतर। अब बात करते हैं LCR परिपथ। तीनों को एक साथ कंबाइंड करके इनमें यह चेक करते हैं कि इनका आखिरकार इनका मान क्या आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं LCR। तो R तो है प्रतिरोध, L है प्रेरकत्व और C है संधारित्र, और ये AC वोल्टता का मान है V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब इनको दो विधि से ज्ञात किया जा सकता है, एक तो है फेजर विधि, एक है विश्लेषणात्मक विधि। इन दोनों की विधि के माध्यम से LCR परिपथ का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फेजर विधि से। किस विधि से बात करेंगे बच्चों? फेजर विधि से। तो आप पहले नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फेजर विधि से। फेजर विधि। दूसरी विधि है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि। तो बच्चों ध्यान से देखो कि एक ऐसा परिपथ जिसमें आर एल सी एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, जो एसी प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ जुड़ा हो, इस प्रकार के परिपथ को बोलते हैं एलसीआर परिपथ। तो सबसे पहले बात करते हैं फेजर विधि से। किस विधि से ज्ञात करेंगे? फेजर विधि से। तो फेजर विधि से जब आपने ज्ञात किया आर एल सी, तो सबसे पहले पॉइंट ज्ञात करते हैं आर का, प्रतिरोध युक्त परिपथ। प्रतिरोध युक्त परिपथ, इसमें बच्चों कलांतर का जो मान था वो आपका 0 आ रहा था। इसमें करने का मतलब V और I का मान एक समान कला में आते हैं। V व I का मान समान कला में होते हैं। दूसरा पार्ट बात करते हैं प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरणिक भी बोलते हैं, प्रेरणिक युक्त परिपथ। शुद्ध प्रेरणिक युक्त परिपथ में क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, इसमें जो फाई का मान है वो होता π/2 कलांतर। तो इसमें जो धारा है वो वोल्टता से π/2 कोण पीछे होती है। धारा वोल्टता से π/2 कोण पीछे होती है। तीसरा बच्चों ध्यान से देखते हैं, क्या देखते हैं? शुद्ध दारित्र्य युक्त परिपथ। शुद्ध दारित्र्य युक्त परिपथ। इस परिपथ में क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, फाई का जो मान है वो आता है -π/2। एक तो ये मान आ रहा है, एक इसमें ये मान आ रहा है, और ये मान ये आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो धारा है ना, धारा वोल्टता से π/2 कोण आगे होती है। ये आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा तीनों का मान। अब बात करते हैं परिणामी वोल्टता एलसीआर परिपथ की। क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? परिणामी वोल्टता। तो परिणामी वोल्टता जैसे ज्ञात करते हैं तो V बराबर, तो ये हो जाता है √r का स्क्वायर। तो यहां से क्या ले लेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा V का स्क्वायर। यह आपका मान आ जाएगा, या इसको V के बराबर लिख देंगे। ये V के जब स्क्वायर लिखेंगे तो ये स्क्वायर हटा देंगे, तो ये V बराबर ये फॉर्मूला जाएगा। अब आपको पता है कि VR की जगह अपन IR रख सकते हैं, और VL की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों? I अक्सएल रख सकते हैं, और VC की जगह क्या रख सकते हो? I अक्सी रख सकते हैं। ये मान आप, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर
2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, v बराबर अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई अक्सल माइनस आई अक्सी का स्क्वायर। तो v बराबर यहां से क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ आई कॉमन लेंगे, यहाँ से अक्सल माइनस अक्सी का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से क्या बच्चों कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से आई कॉमन ले लेते हैं और ये आपका पार्ट बच जाता है आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब v अपॉन आई का जो रूप लेंगे तो v अपॉन आई बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। v अपॉन आई होता है प्रतिबाधा z का जो मान है वो ये आ जाएगा आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये आपके प्रतिबाधा का सूत्र हो गया बच्चों। ये समीकरण नंबर हो गई 3। z क्या है, z एक प्रतिबाधा है, z एक क्या है, प्रतिबाधा है। ये तो बच्चों आपका क्या मान हो गया, v का मान। तो परिणामी वोल्टता का मान पूछे तो ये लिख दीजिए, और प्रतिबाधा पूछे तो ये प्रतिबाधा का मान हो गया। अब अपन ज्ञात करते हैं कलांतर। एलसीआर परिपथ में कलांतर कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से आगे, कलांतर के लिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कलांतर। तो कलांतर के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये आपका डायग्राम है तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपका सी वी सी, और ये पार्ट होगा वी एल, और ये पार्ट होगा वी एल माइनस वी सी, और ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा थीटा। जो दे रखा है फाई दे रखा, फाई ले लीजिए, थीटा तो थीटा, तो यहाँ क्या ले रखा है, फाई ले रखा था, फाई ले लीजिए फाई। तो इस पार्ट को आप, ये पार्ट को आप वी एल माइनस वी सी रख सकते हो, और ये पार्ट आपका आर है, तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये भी वी एल सी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टेन फाई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब इसमें कह रहा है कि एक्स एल का जो मान है ग्रेटर देन है एक्स सी, तो ये मान आपका पॉजिटिव आता है, धनात्मक, क्योंकि एक्स एल का मान है वो वी एल वो पॉजिटिव मान है, और वी सी का मान है वो 0 से नेगेटिव मान है। तो एक्स एल का मान बड़ा रखेंगे तो ये जो सीरीज होगी वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने के लिए क्या ज्ञात करते हैं, आगे का मान ज्ञात करते हैं कि इसका अंदर फेजर आरेख कैसे ज्ञात होते हैं, और एक्स एल सी के मध्य में नेगेटिव मान आने का कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बच्चों इसका फेजर आरेख ज्ञात करते हैं इस एक्स एल की का। तो टेन फाई का मान आप इससे ज्ञात कर सकते हो। देखो बच्चों, फाई के सामने वाली भुजा है तो ये लंब हो जाएगी। लंब होने का मतलब क्या हो जाएगा कि वी एल माइनस वी सी का मान आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा, यह आधार हो जाएगा, और यह आपका कर्ण हो जाएगा। तो ये मान आएगा एक्स एल एक्स सी बट्टा आर, और ये मान अगर एक्स एल को ग्रेटर देन रखेंगे तो फर्स्ट पार्ट को, तब क्या ज्ञात करते हैं, पॉजिटिव। इसका सारा का सारा मान आता है पॉजिटिव। और दूसरे कंडीशन में ऐसे रखते हैं बच्चों, टेन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टा आर। तो इस कंडीशन में कह रहे हैं कि एक्स सी का जो मान बड़ा है एक्स एल से, तो टेन फाई का जो मान है वो आ जाएगा नेगेटिव, ये मान हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि इसमें वी एल सी का जो पोर्शन है वो बड़ा है, तो ये मान ऋणात्मक से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ से पोर्शन आ जाएगा ऋणात्मक। इन दोनों का क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, अपन फेजर आरेख ज्ञात करते हैं। इस फेजर आरेख को मैं एक बार मिटाकर यहाँ अच्छी तरह से डिजाइन करके आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा, तो ये आपका एलसीआर परिपथ ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले आर एल और सी, इनका कलांतर ज्ञात कीजिए। कलांतर ज्ञात करके परिणामी वोल्टता का मान ज्ञात आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी प्रतिबाधा ज्ञात कर लीजिए इस सूत्र के माध्यम से। उसके बाद आप क्या करते हैं, कलांतर टेन फाई फेज एंगल जिसको बोलते हैं कला कोण। ये कला कोण आते ही एक में जो एक्स एल है या वी एल का जो मान अगर पॉजिटिव है टेन फाई, वो तो होगा धनात्मक,
और वी अक्सल सी या बी सी का जो मान है वो बड़ा है तो वो क्या है tan फाई का जो कलांतर है वो ऋणात्मक हो जाएगा। इन दोनों के माध्यम से फेजर आरेख की विधि से समझेंगे। इस पोर्शन को आप बच्चों ध्यान से देखिए। अब मैं इसका आपका फेजर आरेख समझाता हूं। देखिए बच्चों, आपके सामने ये ग्राफ नजर आ रहे हैं दो। ये जो एलसीआर परिपथ के जो मैंने ग्राफ लिए इनके बारे में फेजर आरेख के मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं tan फाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्सल के मान के लिए। अक्सल का मान लिए रखा है, ये धनात्मक मान है। धनात्मक मान के लिए आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो एल का जो मान है उसमें जो धारा है वो π/2 कोण पीछे की तरफ प्रवेश करती है। वोल्टता से π/2 कोण पीछे की तरफ प्रवेश करती है और सी के अंदर धारा है वो वोल्टता से π/2 कोण आगे की तरफ प्रवेश करती है। तो ये तो आ जाएगा एक्स सी का पार्ट, अक्स सी की पार्ट, ये पार्ट, और ये हो जाएगा बच्चों अक्स एल के पार्ट में। तो सबसे पहले क्या याद करते हैं, जिसका जो फाई कोण है ये जो दिखाई दे रहा है डब्ल्यू टी, ये जो मान है वो तो जाएगा डब्ल्यू टी। तो ये क्या करते हैं बच्चों, डब्ल्यू टी की तरह व्यक्त करते हैं। ये पूरा मान हो जाएगा डब्ल्यू टी और ये हो जाएगा फाई। इस पार्ट को ज्ञात करेंगे तो डब्ल्यू टी में से फाई को ज्ञात कर लेंगे। ये पार्ट आएगा परिणामी वोल्टता वी आर, और ये हो जाएगा कुल वी का मान। और ये वाई कोऑर्डिनेटर है, ये अक्स कोऑर्डिनेटर है, इनके मध्य एक लंबवत रेखा है। ये तो व्यक्त करता है वी एल के पार्ट को और ये व्यक्त करता है वी सी पार्ट को। इनके मध्य की जो ये अभिलंब रेखा है ये जो जॉइंट होती है तो ये वी एल माइनस वी सी के मान को व्यक्त करती है। या बोल सकते हो अक्स एल माइनस अक्स सी। जो ये नजर आ रहा है कि इसका मतलब ये होता है कि अक्स एल या वी एल का मान पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव में से क्या है वी सी को पार्ट को माइनस कर दिया। और ये आपका परिणामी वोल्टता है, ये वी आर का मान। वी आर का मान जो आपने प्रतिरोध में देखा होगा कि वी आर और आई आर जो मान देखा यह तो प्रतिरोध से युक्त में है और ये आपका एल के परिपथ में है। तो ये एक तरह का आर एल परिपथ की तरह बिहेवियर करता है। तो ये किसकी तरह परिपथ के करता है, आर एल परिपथ की तरह, परिपथ की तरह व्यवहार करता है। और ये जो बच्चों है ना ये सेम इसी तरह है बट ये पार्ट नीचे की तरफ आएगा तो ये पार्ट क्या करेगा, आर सी परिपथ की तरह, परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इसमें वही है कि सबसे पहले जीरो से वाई कोऑर्डिनेटर अक्स कोऑर्डिनेटर में जो आपको दिखाई दे रहा है ओमेगा टी ये कला कोण है और ये थीटा है। अब इन दोनों को जब ऐड करते हो तो ये डब्ल्यू टी प्लस फाई का कोण आ जाएगा। फाई कोई ना कोई संख्या दी गई होगी, वो π/2 हो या 60 हो, 90 डिग्री हो, 120 हो, 180 हो, वो मान यहाँ रख दीजिए। और ये जो V0 है ये प्रतिरोध ये R का मान है और ये टोटल वोल्टेज का मान है, परिणामी V का मान है। और इन दोनों के मध्य जब आप इनको कॉमन करके जॉइंट करोगे VC पार्ट को तो ये ऋणात्मक मान की तरफ प्रवेश करेगा। तो ये जो मूल बिंदु से है ये तो धनात्मक, ये है ऋणात्मक, ये VC का मान बड़ा है तो ये VC की तरफ क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं या उस रेखा से मिला देते हैं। तो ये जो परिपथ है वो एक तरह से RC परिपथ की तरफ बिहेवियर करता है। ये तो था आपका फेजर आरेख। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एलसीआर परिपथ को एक्सप्लेन कीजिए या समझाइए या उसकी क्रिया विधि फेजर आरेख विधि से समझाइए। तो आपको ये दो डायग्राम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आर एल का परिपथ है तो ये मोस्टली पॉजिटिव होता है और आर सी परिपथ की तरह काम करे या एक्सएल का मान बड़ा हो तब यह करेगा नेगेटिव मान की तरह, जैसे आर सी परिपथ की तरह व्यवहार करता है। यह तो था आपका कलांतर कोण। तो इस टॉपिक को क्या करते हैं, दूसरी जो विधि है विश्लेषणात्मक अध्ययन या एनालिटिकल क्वांटिजेशन वो ज्ञात करते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये कैसे काम करती है विश्लेषण विधि। उसके भी इसी विधि से ज्ञात करते हैं, एलसीआर विधि से। तो सबसे पहले एलसीआर परिपथ बनाएंगे, एलसीआर परिपथ का मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करके उसकी प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे और कलांतर कोण का मान ज्ञात करेंगे। यह देखकर आपको बताएंगे कि इसका विश्लेषण अध्यात्मक कैसे ज्ञात होता है। देखिए बच्चों ध्यान से, अब बात करते हैं बच्चों विश्लेषणात्मक विधि। ध्यान से देखिए, वो तो था आपका फेजर विधि। अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक विधि। वो सर्किट है, एलसीआर परिपथ है, एल सी आर। एल है प्रेरकत्व, सी धारिता, आर प्रतिरोध। तो इसको वी एल वी सी वी आर से जोड़ दिया और वी जीरो है वो प्रत्यावर्ती धारा क्या एसी स्रोत से जोड़ा गया है। अब अपन ज्ञात करते हैं विश्लेषणात्मक विधि। तो किरचॉफ का नियम लगाते हैं, किरचॉफ के नियम से, का नियम से बंद परिपथ है, ये है
तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v प्लस वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर बराबर 0। अब v माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यह आपने उस डेरिवेशन में ज्ञात किया था एल वाले परिपथ में, तो वी एल की जगह क्या यूज किया था आपने, माइनस एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ बच्चों, एल, और यहाँ से क्या था क्यू अपॉन सी, यही था ना, और यहाँ से क्या था आई आर इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कि ये v के बराबर लेते हैं, तो ये ध्यान से देखिए क्या आएगा बच्चों, एल डी आई अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी वी आई अपॉन आर इक्वल टू वी। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब अपन क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं इनका। तो सबसे पहले याद करते हैं v का, तो v का तो मान है v0 साइन ओमेगा टी, और i का जो मान रखते हैं वो ये रखते हैं i0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि माइनस फाइव का मतलब हो गया कि फाइव का जो मान है वो π/2 कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या आप कोस से व्यक्त करते हो, यहाँ साइन होगा, ये कोस से व्यक्त कर सकते हैं, तो vi का मान हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, जो ये दो समीकरण आपके नजर आ रही है, समीकरण नंबर 2। अब ये जो i है, i के सापेक्ष क्या ज्ञात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब आपको i अपॉन डी टी चाहिए, तो i के सापेक्ष अवकलन करते हैं, i के सापेक्ष समय के साथ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी आई अपॉन डी टी, ध्यान से देखिए I0, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा, और L का पोर्शन दे रखा है, तो ये L बाद में ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा पोर्शन कोज ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आपका अवकलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, I0 ओमेगा कोज ओमेगा टी माइनस फाइव, ये पोर्शन तो आपका पार्ट हो गया। अब आगे देखिए, अब डी आई अपॉन डी टी है, ये तो आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब ज्ञात करते हैं I बराबर Q अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, तो डी आई अपॉन डी टी की जगह Q लिख सकते हैं, तो यहां से क्या करेंगे, डी टी को यहां भेज देंगे, तो I के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करते हैं, तो डी आई अपॉन क्यू डी टी, तो या तो क्या लेते हैं I, तो अब आप लिखते हैं I बराबर Q अपॉन डी टी। अब Q का मान है Q अपॉन C, ये मान आप यहाँ रखते हैं, यहाँ से रख देते हैं डी टी। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने क्या ज्ञात किया था, ये मान ज्ञात किया, ये आपका मान हो गया। अब Q अपॉन डी टी, अब ज्ञात करते हैं आवेश के सापेक्ष, तो इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आप देखिए धारा का जो अवकलन है, यहां तक देखने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। देखिए, अब देखिए बच्चों, ये आपका जो मान आया था वो Q बराबर आई डी टी का समाकलन करें, यहां से तो I के सापेक्ष क्या किया, अवकलन ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं समाकलन, और I का मान आप यहां से रख दीजिए, तो Q बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इंटू डी टी, तो ये Q बराबर I0 ओमेगा कोज ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये ऋणात्मक चिन्ह व्यक्त कर सकते हैं। ये आपके समीकरण नंबर हो गई 4। अब समीकरण नंबर 3 व 4 का मान आप किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 3 व 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों ध्यान से देखिए, रखोगे तो क्या आ जाएगा L, तो ये L आ गया, और डी आई अपॉन डी टी का मान क्या है I0 ओमेगा कोस डब्ल्यू टी माइनस फाइव, यहां से बाद में क्या जाएगा प्लस, और यहां से चिन्ह किस चीज का आ रहा है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। ध्यान से देखिए, ये क्या पोर्शन आ जाएगा I0 अपॉन ओमेगा कोज, और C का पोर्शन यहाँ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये पार्ट C भी था ना, ये C को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कोज W माइनस फाइव, और यहां से लिखेंगे प्लस IR, तो I की जगह क्या रखेंगे I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस I0
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ से आर है तो आर ऐड कर देंगे, और यहाँ से आ जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। ये जो V है, ये V का मान आपका ये आ गया, और ये जो आई आर है तो I0 साइन ओमेगा टी, और R की जगह क्या कर देंगे, ये R रख देंगे। अब देखिए बच्चों, इसको सरल करते हैं समीकरण को, तो ये क्या हो जाएगा I0 ओमेगा L, तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कोज ओमेगा टी कोज फाइव प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाइव, ये पार्ट होगा, ये हो जाएगा I0 ओमेगा सी कोज ओमेगा टी कोज फाइव प्लस साइन ओमेगा टी साइन फाइव, और प्लस I0 R साइन। अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या आएगा, साइन ओमेगा टी कोज फाइव, यहाँ प्लस है, प्लस कोज ओमेगा टी साइन फाइव बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यह समीकरण नंबर 5 हो गई। इस समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने कोज का फॉर्मूले को ड्राइव किया, यहां से मैंने कोज के फॉर्मूले को तोड़ा है सूत्र के माध्यम से, यहाँ साइन के फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है, और वैसी की वैसी इक्वेशन रख दी। अब समीकरण नंबर 5 से कोज ओमेगा टी दोनों तरफ से तुलना करने पर या गुणांक लेने पर, समीकरण नंबर 5 से कोज ओमेगा टी की तुलना करने पर दोनों तरफ से, दोनों तरफ से करने पर या गुणांक लेने पर, कोस ओमेगा टी को गुणांक लेने पर या तुलना करने पर, तो अब ध्यान से देखो बच्चों, इस पोर्शन में क्या बचा रहा है I0 ओमेगा L, यहाँ कोस ओमेगा टी लेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों कोस फाइव, यहाँ कोस ओमेगा टी नहीं है, माइनस I0 ओमेगा सी, यहाँ से क्या बच्चों पार्ट आ जाएगा कोस फाइव, आगे क्या आ जाएगा प्लस I0 R। अब यहां से जो पोर्शन आएगा वो क्या जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से, ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ से पोर्शन क्या माइनस है बच्चों, यहाँ से क्या है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ से माइनस आएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा माइनस पोर्शन हो जाएगा, ध्यान से रखना आप। तो यहाँ से क्या जाएगा पोर्शन माइनस साइन फाइव, और यहाँ से आपको पता ही है कोस ओमेगा टी नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 0। तो इस पोर्शन में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, इस पोर्शन में क्या कॉमन आ रहा है I0 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से पोर्शन में क्या रहा है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी कोज फाइव, माइनस किस जगह बराबर करते हैं I0 R साइन फाइव, I0 से I0 कैंसल है तो XL माइनस XC से व्यक्त करते हैं कोज फाइव बराबर R साइन फाइव। अब आपको पता है ये कोज को जब साइन के नीचे भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, या आप क्या करते हैं इस पोर्शन को यहाँ से नीचे भेजते हैं और ये पोर्शन ऊपर चला जाता है, तो टेन का जब फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, या आर को इसके नीचे भेज दीजिए, कोज को यहाँ भेज दीजिए, तो ये पोर्शन हो जाएगा XL XC बट्टा R, ये हो जाएगा टेन फाइव। तो टेन फाइव का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आएगा, टेन फाइव बराबर XL माइनस XC बट्टा R, ये आपका टेन फाइव का फॉर्मूला आ जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 6। तो कोज ओमेगा टी से कॉमन लेने से मतलब ये निकला कि आपका कला कोण का मान ज्ञात किया, जो आपने पिछले फेजर आरेख से मान ज्ञात किया था, तो टेन फाइव का मान आ रहा था XL माइनस XC बट्टा R। अब बात करते हैं प्रतिबाधा। तो इसी समीकरण नंबर 5 से क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 5 से साइन ओमेगा टी का मान दोनों तरफ से तुलना करने पर, तो सबसे बड़ा पार्ट ये बच्चों ध्यान से देखिए, समीकरण नंबर 5 आपकी आ रही है, इस पोर्शन में आप ध्यान से देखिए कहीं मिस्टेक ना हो जाए, साइन ओमेगा टी को कॉमन लेना है तो ये क्या जाएगा I0 ओमेगा L साइन फाइव, ये पोर्शन आ गया, माइनस
आई जीरो ओमेगा सी, और यहां से साइन ओमेगा टी है तो यहां से साइन फाई आ गया। दूसरा पोर्शन है आई जीरो आर, आई जीरो आर, आई जीरो आर में साइन ओमेगा टी है तो यहां से क्या हो जाएगा कोस फाई प्लस कोस फाई माना गया बच्चों। और यहां से क्या पोर्शन आ जाएगा वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो यहां से आ जाएगा वी जीरो, क्योंकि साइन ओमेगा टी आ रहा है कॉमन तुलना, तो ये वी जीरो आ गया। यहां से साइन ओमेगा टी आ रहा है तो ये कोस फाई आ गया, और यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो ये साइन फाई आ गया इसके साथ, तो यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है तो ये साइन फाई इधर है। ये आपकी समीकरण बन गई। इस समीकरण को जब आप सोल्व करते हो तो क्या आएगा बच्चों आई जीरो, ध्यान से देखिए आप अच्छी तरह से, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी साइन फाई प्लस आई जीरो आर कोज फाई बराबर वी जीरो। ये आपकी समीकरण आ गई। अब बच्चों में इस पोर्शन को ऊपर से मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं होने के कारण मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये आपका जो मान आ रहा है इस मान को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। तो क्यों न मैं इस मान को आई जीरो कॉमन लिखकर इसके नीचे भेज दूं। तो यहां से आई जीरो जब मान मैं क्या करूंगा कॉमन लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एक्स एल माइनस एक्स सी, यहां से आ जाएगा साइन फाई प्लस, और यहां से आ जाएगा आर कोज फाई, ये कोष्टक बंद, ये हो जाएगा वी जीरो। ये समीकरण नंबर लेता हूं मैं 7। इस कोष्टक में ऊपर मिटाता हूं, आगे मान देखिए बच्चों कैसे निकलता है। इस समीकरण को क्या करते हैं मिटा देते हैं और ये रख लेते हैं, तो आपको पता चल जाए कैसे तुलना करते हैं। अब आई जीरो को क्या मैं बच्चों वी जीरो के नीचे भेज सकता हूं, तो ध्यान से देखिए वी जीरो इंटू आई जीरो, और ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों ध्यान से देखो एक्स एल माइनस एक्स सी साइन फाई प्लस आर कोज फाई, यह मान हो जाएगा जेड। आपको मालूम है बच्चों कि जेड का जो मान है वो क्या हो जाता है वी जीरो आई जीरो, वो एज ए प्रतिरोध की तरह करती है काम, तो जेड है वो प्रतिबाधा है और ये आर की तरह काम करती है। तो ये आर का मान की जगह क्या करते हैं जेड, या जेड जीरो भी लिख सकते हो। अब ये जो मान है बच्चों, अब साइन और कोज का मान चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों ध्यान से देखिए, एक ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया, इस ग्राफ में ये तो हो जाएगा आर, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा पार्ट ध्यान से देखो वी एल, और ये पार्ट हो जाएगा वी सी, और ये पार्ट हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये मान हो जाएगा फाई, और ये मान हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये मान हो जाएगा जेड, और ये मान हो जाएगा आर। और ये प्रतिबाधा ज्ञात करनी है तो ये माइनस और ये, तब आप ज्ञात कर सकते हो। तो साइन फाई का जो मान है वो बच्चों क्या जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी, और यहां से क्या जाएगा साइन फाई का हो जाएगा लंब बट्टा करण, तो फाई के सामने वाली भुजा तो लंब है, तो ये हो जाएगा एक्स एल एक्स सी बट्टा, और आर का मान है इन दोनों का वर्ग, तो ये अंडर रूट में लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का वर्ग प्लस आर, कोस का मान भी क्या हो जाएगा आधार बट्टा आर बट्टा अंडर रूट आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आधार बट्टा करण, और यहाँ का लंब बट्टा करण। अब जेड का जो मान होगा वो बच्चों क्या जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, और नीचे क्या जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स एल माइनस, इसको दो पार्टों में लिख सकते हो आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर डॉट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये समीकरण और ये समीकरण कैंसिल, तो जेड का जो मान है वो क्या जाएगा बच्चों आर का स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, यह आपकी प्रतिबाधा हो जाएगी। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 8। तो जेड क्या है ये प्रतिबाधा है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये विश्लेषणात्मक विधि से ज्ञात हो जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको पार्ट देखना है एल सी आर परिपथ को ऐड करना है,
ये वोल्टता के साथ ऐड कर देना, किरचॉफ का नियम लगाना है, VL, VC, VR और V, ये एक साथ में समीकरण को संतुलित कर देना। और VL का मान है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, -L/dI/dt, VC का मान है -Q/C, VR का है I0 sin ωt, ये मान आपने रखा। और L/dI/dt ये नेगेटिव मान को एक तरफ ले लिया, इस पॉजिटिव मान को इक्वल कर दिया। अब V का मान है वो V0 sin ωt रख देंगे, I का मान है I0 sin ωt माइनस भाई, इसके सापेक्ष अवकलन व समाकलन ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करके आपको क्या करना है, इस समीकरण में रखना है, इस समीकरण 1 में। तो cos ओमेगा टी जब कॉमन रखेंगे तब तो आपका कलांतर कोण आ जाएगा, sin ओमेगा टी को रखोगे तो आपकी प्रतिबाधा ज्ञात हो जाएगी। इस विधि को बोलते हैं विश्लेषणात्मक विधि से। एक तो आपकी थी फेजर विधि, एक थी विश्लेषणात्मक विधि। अब इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं बच्चों, ये दोनों विधि हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ को वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और वीडियो को देखो बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी नए बच्चे हैं उनको शेयर करो ताकि उन्हीं को भी फायदा मिल जाए। अभी गाइडलाइन चाहिए, इस जुलाई के महीने में तो स्कूल खुलेगी नहीं, अगस्त में क्या है डिसीजन लेंगे, जब तक स्कूलें नहीं खुलेंगी तब तक इस चीज़ का फायदा उठाइए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो कमेंट्स के माध्यम में पूछिए, हम आपको क्या करेंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी वीडियो के साथ में मैं कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।